नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल दीपक जीएस जनरल स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ही हमारा सेकेंड क्लास है अगर देखा जाए जीएस का। तो पिछले क्लास यानी कल के क्लास में जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमने आप लोगों को कुछ बताया था और पता चला कुछ मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ था। तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली रिकैप कर दूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। टॉपिक है हमारा इंडिया एंड इंट्रोडक्शन और पार्ट 2, यानी उसे हम आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा पार्ट 1 में जो मोटे मोटे तौर पे जो मैंने कल बताया था सीडीटी के बारे में, सीडीटी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड विग्नर ने इनको प्रपोज किए थे। ये थ्योरी उन्होंने दिया था इन 1912 में। अल्फ्रेड विग्नर कौन थे? एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, एक मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि ये मान लेते हैं ये एक अर्थ है और इस अर्थ के 2 पोर्शन हैं। उनको अर्थ को क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया और कहा जो मेजर पोर्शन है, जो सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है, वो उस पार्ट को कहा गया पैंथालेसा। क्या कहा गया? पैंथालेसा। इसमें बहुत कंफ्यूजन था। कल मेरा एक्चुअली स्लिप ऑफ टंग हो गया था, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ और उसमें दोबारा आज से फिर क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जो मेजर पर्सन है ये अर्थ है बच्चों, आप देख सकते हैं अर्थ है और इस अर्थ को 2 पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। मेजर वाले पोर्शन को कहा गया पैंथालेसा और माइनर वाले पोर्शन को कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। पेंजिया, ठीक है। इस पैंथालेसा को कहा जाता है ज्योग्राफी के लैंग्वेज में, अगर देखा जाए तो ओशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशियन। कल हमने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया था, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। पैंथालेसा को ओशियन कहा जाता है एंड पेंजिया को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट। हिंदी में महासागर और ये महाद्वीप। टोटल जो ओशियन है वो कितने ओशियन है? 5 ओशियन है। कल हमने इसको थोड़ा ब्रीफली हमने देखा भी था। और 7 कॉन्टिनेंट है। सीडीटी थ्योरी यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही कह रही है ना। और इसमें आप देखेंगे आगे जाएंगे तो ये जो पेंजिया वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंट जो है, ये भी 2 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक नॉर्थ वाला हो जाता है लॉरेंसिया पार्ट, लॉरेंसिया, और दूसरा वाला पार्ट हो जाता है गोंडवाना। गोंडवाना एंड लॉरेंसिया, ये दोनों पार्ट्स किसका है? पेंजिया का है, कॉन्टिनेंट का है। अब ये एक्चुअली क्लास 11th का ज्योग्राफी में आता है, 11th क्लास का ज्योग्राफी है। मैं आपको बस ऐसे ही बता दिया हूं। क्यों? क्योंकि इसलिए ये गोंडवाना लॉरेंसिया क्या है, अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हिमालय की जो उत्पत्ति आप पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द हिमालय, ओरिजिन ऑफ द डेजर्ट कैसे बनता है, यानी पेंजिया वाला पार्ट जो है वो क्या है, अलग अलग इसका जो फिजिकल फीचर्स है वो अलग अलग नेचर में है। तो गोंडवाना एंड लॉरेंसिया ये 2 मुख्य भाग में क्या होते हैं, ये बढ़ जाते हैं। कल हमने यहां तक बता दिया था आप लोग को, ठीक है। अब हम आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और आगे हम बढ़ रहे हैं। हमने कल पढ़ा था सीडीटी के बारे में और हम कल पढ़ क्या रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन सेकेंड पार्ट। कल हमने एरिया के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा हल्का ब्रीफली मैं रिकेप कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल पजल मत होइएगा, आराम से देखिए। एरिया क्या है हमारे इंडिया का? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। और हमने एक चीज बताया था कि इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या लिखेंगे? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये लिखेंगे ना, ठीक है। और मैंने आपको ये भी चीज बताया था कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कौन से रैंक पे आता है? 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और मैंने आपको यह भी चीज बताया था कि पूरे अगर वर्ल्ड की एरिया अगर 100% है, ठीक है, तो इसमें इंडिया की जो एरिया है वो कितने पार्ट्स को कवर करता है? 2.42% को। यह भी हमने आपको बता दिया था। अब हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। हमने कल पॉपुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा क्या किया था, डिस्कस किया था। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन यानी 800 करोड़। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़, हमने बताया था कल। और हमने ये भी बताया था कि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है।
फर्स्ट रैंक पे चाइना है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज पार्ट को कवर करता है? 17.5%। कल हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब भी करके बताया था हल्का मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का इंडिया का जो पार्ट है वो कितना है? 17.5%। और एरिया क्या है? 2.42%, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको शायद पता हो, कि अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, और शायद पता भी होना चाहिए। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है? यूथ नेशन है। सबसे ज्यादा युवा जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहां पे है? भारत में है। इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ नेशन। आप इसको लिख भी सकते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ नेशन, ठीक है। यहां पे 65% की जो एरिया यानी पॉपुलेशन है, यानी 140 करोड़ टोटल क्या है? ये ओवरऑल पॉपुलेशन है। इसकी जो 65% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र कितनी है? अंडर 35 ईयर्स। अंडर 35 ईयर्स, यानी भारत में 65% की जो जनसंख्या है वो क्या है? 35 वर्ष से कम आयु के हैं। तो भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है, ठीक है, पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। आपको पता है इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिकली वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। आप इस चीज को भी राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज चाहता हूं। प्लीज आप लोग लिखते रहिएगा। मेरी जो एनर्जेटिक स्पीच है, मैं जो बोलता हूं उसको आप माइंड में सेट करके लिखते रहिएगा। मैंने क्या बताया आपको? पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड का दूसरा कंट्री है। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर हम यूथ की बात करें, सबसे ज्यादा युवा तबका कहां है पूरे विश्व में? तो वो भारत में है। अभी हमारे देश के पास क्या है? मतलब अपॉर्चुनिटी का भंडार है, ओशियन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर देखा जाए तो क्योंकि हमारे सबसे बड़ी जो संसाधन है, मानव संसाधन जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ये किसी अनदर कंट्री के पास इतना नहीं है जितना भारत के पास है। इसीलिए आज की डेट में जो अनदर कंट्री जो है वो भारत में क्या करते हैं? निवेश करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, हमने एरिया समझ लिया, पॉपुलेशन समझ लिया। अब जो है मोटे मोटे तौर पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, यानी हम अपने भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को जब जानने की कोशिश करते हैं तो भारत क्या है? अगर देखा जाए तो भारत क्या है? भारत एक भाव है, एक इमोशन है, एक देश नहीं, एक राष्ट्र है। राष्ट्र भी है, देश भी है, एक राज्य भी है। अगर यूएनओ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत देश कुछ नहीं है, एक राज्य है। मैं आपको बताऊंगा राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, उसको मैं पॉलिटिकली डिफाइन भी करूंगा, अभी जस्ट करूंगा 5 मिनट के बाद। लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं कि हमारे देश के जो विद्वान हैं, जो साहित्यकार हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी को मैं यहां पे याद करना चाहूंगा। वो कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, भारत माता ग्रामवासिनी। यानी देश की जो आबादी है, लेकिन आज के डेट में भी 70% से ज्यादा आबादी जो है वो कहां रहती है? गांव में रहती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बताना चाहूंगा। अब देखिए, व्यक्ति जो पर्सन होते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बस इंग्लिश में भी इसको मैं डिक्टेट करते रहूंगा। व्यक्ति यानी इंसान, एक व्यक्ति तो व्यक्ति ही होते हैं, इंसान होते हैं। अब 2 व्यक्ति से ज्यादा जो होते हैं, अगर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स जो होंगे वो क्या बनेगा? उससे परिवार बनेगा, फैमिली बनेगा। और फैमिली से क्या बनता है? फैमिली से बनता है समाज, सोसाइटी। और मैं भी गांव से ही हूं, तो समाज में क्या होता है? कुछ समाज जो होते हैं, सोसाइटी जो होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? उसको कॉलोनी कह दिया जाता है, या क्या कहा जाता है? उसे कॉलोनी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है? या हम इसको वार्ड के रूप में, वार्ड मेंबर आपने सुना होगा, एक गांव में कई वार्ड मेंबर होते हैं, तो उसे वार्ड के रूप में क्या किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कैटेगराइज किया गया है वार्ड के फॉर्म में। और कुछ समाज मिलकर के क्या बनते हैं? गांव बनते हैं। गांव कह दीजिए, कस्बा कह दीजिए, इंग्लिश में इसको विलेज बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं अपने गांव में हूं, और गांव में क्या होते हैं?
लेट्स कंटिन्यू, थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और ये जो जितने चीज बन रही है प्लूरैलिटी फॉर्म में बन रहे हैं, ये प्लूरैलिटी यानी बहुवचन के रूप में बन रहे हैं। दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों से क्या मिलकर बनता है? परिवार बनता है। और परिवार किससे मिलकर बनता है? समाज से मिलकर बनता है। परिवार क्या बनाता है? समाज बनाता है। और समाज क्या बनाता है? एक गांव या कस्बा बनाता है। और गांव क्या बनाता है? एक पंचायत बनाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये मेरा दावा है। गांव क्या बनाता है? एक पंचायत बनाता है बच्चे। और कई पंचायत मिलकर के, कई गांव मिलकर के पंचायत बनते हैं, और कई पंचायत मिलकर के क्या बनते हैं? एक ब्लॉक का निर्माण होता है। ब्लॉक, हिंदी में इसे प्रखंड बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, प्रखंड बोलते हैं, प्रखंड। और कई ब्लॉक मिलकर के क्या बनते हैं? एक सब डिवीजन बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुमंडल, या इसे विभिन्न विभिन्न राज्यों में, प्रांतों में अलग अलग नामों से, तहसील भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, सब डिवीजन, सब डिवीजन, DIVISION है ये, सब डिवीजन, इसे अनुमंडल कहते हैं। कुछ प्रांतों में इसे तहसील भी कहा जाता है, ठीक है। और कुछ सब डिवीजन मिलकर के क्या बनाता है? एक जिला बनता है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं इसको यहां पे राइट डाउन करने की कोशिश, यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिला, जिला। और कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलकर के क्या बनते हैं? कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलकर के एक कमिश्नरी बनाता है, जिसे प्रमंडल कहते हैं। यहां पे क्या था? अनुमंडल, यहां पे क्या होगा? प्रमंडल, कमिश्नरी, हिंदी में बोले तो प्रमंडल। और कुछ प्रमंडल मिलकर के क्या बनता है? एक टेरिटरी का निर्माण करता है। अब बहुत ही लाजवाब पॉइंट हो गया ये। टेरिटरी का मतलब हो गया एक तरह से स्टेट कह दीजिए। अब टेरिटरी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले सुन लीजिए। स्टेट बनता है, और कुछ स्टेट मिलकर के क्या बनते हैं? एक स्टेट बनता है, जिसको हम कंट्री कह देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में। और कुछ कंट्री मिलकर के क्या बनाता है? कॉन्टिनेंट बनाता है, सब कॉन्टिनेंट बनाता है। पहले क्या बनाएगा? सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। और कुछ सब कॉन्टिनेंट मिलकर के क्या बनाता है? एक कॉन्टिनेंट बनाता है। और दो या दो से ज्यादा कॉन्टिनेंट मिलकर के क्या बनाएगा? एक हमारा प्यारा सा, खूबसूरत सा एक जो अर्थ है, इस अर्थ, ये जो अर्थ है, इस अर्थ को ऐसे ही क्या किया गया है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको स्ट्रक्चराइज किया गया है। यह हर कंट्री के साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ भारत के साथ है। हाँ, मैं मान लेता हूं कुछ प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो छोटे छोटे कंट्री है, वहां पे समाज, वहां पे मतलब सब डिवीजन ना हो, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ही हो, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ही हो, ठीक है। तो लेकिन ये एक तरह से सिनेरियो है। मगर अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सब लोग अपने अपने आप से पूछिए कि आप एक क्या है? व्यक्ति हैं। भले ही आपके माता पिता कुछ और हो, ठीक है, सबके माता पिता हैं। व्यक्ति से क्या बनता है? परिवार, ठीक है। परिवार से क्या बनता है? समाज, सोसाइटी। और आप जिस समाज में रहते हैं वो समाज मिलकर के क्या बनाता है? गांव। और कुछ गांव मिलकर के क्या बनते हैं? पंचायत। कुछ पंचायत मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्लॉक। कुछ ब्लॉक मिलकर के क्या बनाते हैं? सब डिवीजन। और कुछ सब डिवीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम जनपद भी बोलते हैं, जिला भी बोलते हैं। और कुछ जिला मिलकर के क्या बनाते हैं? कमिश्नरी। और कुछ कमिश्नरी मिलकर के क्या बनाते हैं? टेरिटरी, स्टेट। और टेरिटरी मिलकर बनाते हैं कंट्री, कंट्री मिलकर बनाते हैं सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट मिलकर बनाते हैं कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट और ओशियन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये हमारे अर्थ का सीडीटी, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने जो बताया था, हमने उसको थोड़ा सा प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यानी इसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेन किया है। मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर सकते हैं, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कोई डॉट्स हो तो आप मुझे कमेंट करते रहेंगे, इससे मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग कॉन्शियसनेस हैं, इसका मतलब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इसका मतलब मुझे ये लगेगा। तो
तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश की जो आत्मा है, अभी हमने कहाँ देखा, गांव में बसती है। आज भी वर्तमान में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 70% जो आबादी है भारत की, वो कहाँ है, वो गांव में निवास करती है। तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफली पहले समझते हैं स्टेट्स को लेकर के। स्टेट क्या है, स्टेट को थोड़ा सा आप समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और हमें लगता है कि इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। स्टेट का मतलब होता है राज्य। बहुत लोग कह देता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्टेट का मतलब राज्य होता है, मगर मेरा मानना है कि स्टेट का मतलब बहुत कुछ होता है। इसकी अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो स्टेट का मतलब स्थिति भी होता है। जैसे लोगों की मन की स्थिति, हर रोज लोग खुश नहीं होते हैं, कभी किसी का मन क्या होता है, दुखी से भरा होता है, कभी कोई बेचैनी महसूस करता है, कभी बहुत लोग खुश मिजाज होता है। तो ये भी एक स्टेट है, ठीक है। अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें तो जल क्या है, जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है, तीनों स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो स्टेट जो है पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टेट का मतलब राज्य भी हुआ, दशा भी हुआ, अवस्था भी हुआ, ठीक है, या इसी को हम राजकीय भी कह सकते हैं। स्टेट का मतलब प्रोविंस भी होता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हर कंट्री को स्टेट मानकर चलता है, वो कंट्री नहीं कहता है, वो कहता है स्टेट। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि स्टेट वर्ड का जो यूज है वो कहां से हुआ। ये ग्रीक वर्ड है दोस्तों। निकोलस मैकियावेली एक इटालियन स्कॉलर थे, इटली के थे वो, और उन्होंने सबसे पहले स्टेट के बारे में हाइपोथेसिस किया था, परिकल्पना किया था। उन्होंने एक बुक लिखा था 16वीं सेंचुरी में, उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था द प्रिंस। और उस द प्रिंस नामक बुक में उन्होंने इस चीज का मेंशन किया था काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। द प्रिंस ये बुक है। ये क्या है, प्रिंस का मतलब राजकुमार होता है हमारे भारतीय ग्रामर में या भारतीय डिक्शनरी में, मैं मानता हूं, लेकिन वहां पे द प्रिंस का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ही राजकुमार से ही है। लेकिन जरा देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा। द प्रिंस क्या है, एक बुक है, पुस्तक है, और इसके जो ऑथर थे, इसके जो लेखक थे वो कौन थे, निकोलस मैकियावेली। निकोलस मैकियावेली ये इटालियन स्कॉलर थे। मैं हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, मुझे कुछ दोनों में लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही लिख देता हूं। निकोलस मैकियावेली निकोलस मैकियावेली, ठीक है। 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। 2022 में हम जी रहे हैं, आज 12 नवंबर है, 12 नवंबर 2022। तो 2099 के बाद 2100 ईस्वी आ जाएगी ना। इसी प्रकार 16वीं सेंचुरी, यानी ये 1500-1599 के बीच की बात है। 16वीं शताब्दी में मैकियावेली कहाँ के थे, इटालियन थे, एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इटालियन यानी इटली के थे, इटालियन पॉलिटिकल थिंकर। इन्होंने एक राजनीतिक चिंतक थे इटली के, निकोलस मैकियावेली। इन्होंने एक बुक लिखा द प्रिंस, और उस पुस्तक में सबसे पहले स्टेट के बारे में बताया कि स्टेट क्या है, एक व्यक्तियों का एक संग्रह है, एक व्यक्तियों का संग्रह है, द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग पॉलिटिकली, ठीक है। अब स्टेट का एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा, स्टेट कैसे घोषित किया जाएगा, इसके लिए 4 मेन जो एलिमेंट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा ईमानदारी से देखिए, सिंसियरली देखिए। ये जो इसके जो मेन जो इसके एलिमेंट्स हैं, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। मेन एलिमेंट्स, स्टेट बनने के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन का, मुख्य तत्व क्या है, हम स्टेट कैसे मानेंगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक इसके 2 फीचर्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल फीचर्स, एक होते हैं पॉलिटिकल फीचर्स। 2 पॉलिटिकल फीचर्स, 2 फिजिकल फीचर्स। कोई भी स्टेट का दर्जा जो मिलता है, इसके लिए 4 फीचर्स चाहिए, 4 मूल तत्व चाहिए। इसका जो पहला तत्व है वो क्या है, एक निश्चित भूभाग चाहिए। क्या चाहिए, निश्चित भूभाग, सर्टेन लैंड चाहिए, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेरिटरी चाहिए। अब यहां पे हमने टेरिटरी लिख दिया, हिंदी में हम इसको निश्चित भूभाग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, निश्चित भूभाग। भू का मतलब जमीन, यानी जमीन का भाग, ठीक है।
अब टेरिटरी में क्या आएगा? टेरिटरी में बहुत कुछ आता है। टेरिटरी में आपका जल, जंगल, जमीन, है ना। यानी जल का मतलब वाटर, मैं हिंदी में लिखता हूं, मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है, जल, जंगल, जमीन। जल यानी वाटर, वाटर वाला बॉडीज। जंगल, जंगल का मतलब क्या होगा? फॉरेस्ट। जमीन, इसी में आपका आएगा। अब रिसोर्स, जैसे आपका फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट भी एक अपने आप में रिसोर्सेज है। वाटर भी अपने आप में क्या है? एक रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये सब आपके टेरिटरी में आते हैं, जितने भी झील वगैरह हो गए वो सब आपके टेरिटरी में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ये आपके टेरिटरी में आ जाएंगे, यानी निश्चित भूभाग में। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा आपका चाहिए एक सर्टेन पॉपुलेशन, आबादी। अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन जो है गच्चा खाता है। गच्चा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन अपने आप में एक यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कितनी पॉपुलेशन चाहिए, कितनी पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है। एक मिनट, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि स्टेट जो है, स्टेट बनने के लिए 4 मेन एलिमेंट चाहिए। पहला क्या था? टेरिटरी, इसके लिए निश्चित भूभाग, यानी हिंदी में से क्या बोलेंगे? निश्चित भूभाग। दूसरा पार्ट क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब आबादी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कितनी आबादी होनी चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए ताकि वो इसे स्टेट का दर्जा दिया जा सके। तो एक एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर थे, सुकरात के गुरु हुआ करते थे वो, उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने इसके लिए सुझाए, जो अंक सुझाए थे 5040। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ग्रेजुएशन में पढ़ाई होती है इसकी। 5050 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो ने कितना नंबर बताया था जनसंख्या का ताकि उसे स्टेट का दर्जा मिल सके। तो इसके लिए 5040। ये आपको मैं लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। रूसो ने आगे जाके मिडिवियल पॉलिटिकल थिंकर आए और रूसो बताएं कि इसके लिए 10,000 होना चाहिए। अगर कोई स्टेट की डिमांड करता है तो उसके लिए 10,000 अगर होगा, 10,000 आबादी पे आप स्टेट घोषित कर सकते हैं। बाद में पता चला कि ये भी, इसको भी क्या कर दिया गया, इसको भी मतलब क्रॉस कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कुछ ऐसे भी स्टेट है जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम भी है और इसे स्टेट का दर्जा है। जैसे कल हमने आपको बताया भी था, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, अकॉर्डिंग टू एरिया भी और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी, ठीक है। तो कंट्री को हम स्टेट कहते हैं, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टेट का दर्जा ही दिया जाता है, इसको स्टेटस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये दोनों जो डेटा है 5040 और 10,000, ये हमें याद नहीं रखना है। तो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? पॉपुलेशन थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए कि एक कल्चर दिखे, एक सोसाइटी का कल्चर दिखे, उसका एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस दिखे, तभी तो इसको स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो टेरिटरी, पॉपुलेशन, ये दोनों आपका हो गया फिजिकल फीचर्स। और तीसरा जो है, तीसरा मेन एलिमेंट्स क्या है? तीसरा है गवर्नमेंट, यानी सरकार। सरकार भी होनी चाहिए उसकी अपनी। और चौथा क्या है? चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पार्ट है आपका सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है? सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है प्रभु सत्ता या संप्रभुता, यानी खुद का शासन, सेल्फ गवर्नेंस, अपनी शासन, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था। अगर हम 15 अगस्त ऑफ 1947 आज़ादी के पहले, प्री इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, तो हमारे पास टेरिटरी था, हमारे पास निश्चित भूभाग ऐसे ही था, इससे ज़्यादा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दोनों भी इंडिया का ही पार्ट था। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी पॉपुलेशन था, आज भी पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट की बात करें तो उस वक्त भी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। और थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ। मैं बात कर रहा था कि मेन एलिमेंट, जैसे टेरिटरी पहले भी था, प्री इंडिपेंडेंस भी था, पॉपुलेशन पहले भी था, गवर्नमेंट पहले भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं थी। सॉवरेनिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रिटिश शासन के हम अधिकार में जी रहे थे, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 को इवेंचुअली हमें जब इंडिपेंडेंस मिलता है, आज़ादी मिलती है, तो फिर हम अपना सत्ता, भारत सरकार अपनी, अभी जो हमारे देश में जो शासन है वो किसकी शासन है? भारत सरकार की शासन है, ठीक है। और इसी से सॉवरेनिटी से आप देखेंगे फेडरलिज्म का भी व्यवस्था किया गया, यानी सेंटर में भी पावर रहेगा, पावर का क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी इसका डिवीजन होगा। सेंट्रल के पास भी पावर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है और लोकल बॉडी पे भी पावर होता है। ये फेडरलिज्म, इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट क्लास में आपको हम इसके बारे में बताएंगे। तो मेन एलिमेंट्स चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको फिर से रिपीट कर दूं। स्टेट बनने के लिए हमारे पास 4 चीज़ चाहिए। पहला टेरिटरी चाहिए, जिसको हम निश्चित भूभाग बोलते हैं,
एक ज़मीन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? पॉपुलेशन। जो हमारे इंडिया के पास ज़मीन भी है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन भी है 140 करोड़। उसके बाद गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट क्या है? हमारी भारत सरकार। भारत सरकार क्या है? खुद एक अपने आप में गवर्नमेंट है। और सॉवरेनिटी क्या है? अपनी सत्ता, है ना। हम अपना कानून खुद बना सकते हैं। हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हम निर्णय लेने में सक्षम हैं। हमें किसी दूसरे से, हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए, है ना। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका मतलब ये हुआ, हम भारत सरकार खुद क्या विदेश मंत्रालय के पॉइंट दृष्टिकोण से, यानी वो क्या कर सकती है? अपना निर्णय ले सकती है। तो इसी को, ये हमारा इससे बनकर क्या होता है? स्टेट होता है। समझ गए? ये चार चीज जो है वो स्टेट का क्या है? मेन पॉइंट्स है। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 28 स्टेट्स हैं। अब होता है क्या, मैं इसको थोड़ा सा आपको हल्का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, रुक जाइए। आप लोग इसके लिख सकते हैं। स्टेट को लेकर के जो है वो ये है कि प्रेजेंट में हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरी जो है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने हैं? 8 हैं। पहले 9 हुआ करते थे, ठीक है, अब 8 हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, अगर इसे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 36। इसे एंटिटीज कहा गया है। एंटिटीज, ENTITIES, एंटिटीज कहते हैं, या इसी को यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। हिंदी में संघ बोलते हैं। हमारे देश का स्टेट को अगर देखा जाए तो हमारे आर्टिकल 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत जो है, आर्टिकल 3 में यह कहा गया है कि स्टेट्स बढ़ भी सकता है, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स इतने नहीं थे, 28 नहीं थे, 28 से कम थे। तो आर्टिकल 3 में कहा गया है कि स्टेट बन भी सकते हैं। अभी भी कुछ मामले जो है वो क्या है, वो लटके हुए हैं कि कोई स्टेट्स का अपना अलग कर, जैसे मिथिलांचल, वो कहता है कि हम बिहार से अलग होना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक कल्चर है, उनका एक अपना ट्रेडिशन है। इसी प्रकार आपके गोरखालैंड है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं हमारे देश में। तो स्टेट का दर्जा वो जो है, इसका कहाँ विवरण है? आर्टिकल 3 में। जैसे आप देखेंगे, मैं अभी हरियाणा गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव से मेरा टेलीकास्ट चल रहा है क्लास। तो हरियाणा क्या था? वो पहले पंजाब का पार्ट था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। फिर हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पंजाब से ही अलग हुआ। कौन? हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार देखेंगे तो महाराष्ट्र एंड गुजरात भी अलग हुआ, और फिर असम से अलग हुए, अरुणाचल प्रदेश अलग हुए, मणिपुर अलग हुए। तो आप देखेंगे कि स्टेट्स भी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर भी अलग होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे इसको आप लिख सकते हैं। वैसे स्टेट को भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 जो फंडामेंटल राइट है 12 to 35, उसके आर्टिकल 12 में इसको डिफाइन किया गया है स्टेट को, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल कहता है, प्रथम अनुसूची कहती है भारतीय संविधान की, कि भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। इंडिया दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर हो गया? चलिए, इसको आप इरेज कर सकते हैं। अब हम नए क्लास में हम बात करेंगे स्टेट्स जो हैं इंडिया की, जो इंडियन स्टेट्स एंड उनके कैपिटल और उनकी भाषाएं, उनकी बोलियां, ये सब टॉपिक्स हम कल फिर से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आज हमने बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाया एक तरह से देखा जाए तो प्लीज़ आप लोग बस जितना समझाया हूँ और जितना पढ़ाया हूँ उसको मुझे आशा है कि आप लोग उससे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और जो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसमें जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वाइट बोर्ड पे, थोड़ा सा जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ आने वाले बहुत ही कुछ नज़दीक दिनों में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए मुझे भी आज्ञा दीजिए और आप लोग भी खुश रहिए। नमस्कार।